गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया प्रोग्रामिंग सी में वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्यूटर्स के बताए। मैंने कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताया, जैसे इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। साथ में शॉर्टली इंट्रोडक्शन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विषय में भी मैंने दिया। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये आपको मैंने सिखाया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोग्रामिंग सी जो हमारी है वो हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि दोनों के फीचर्स उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कल मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि प्रोग्रामिंग सी को हाई लेवल या मिडिल लेवल क्यों कहा जाता है। और आज विद प्रूफ के बताऊंगा मैं। आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हाई लेवल के कौन से फीचर्स प्रोग्रामिंग सी में पाए जाते हैं और लो लेवल के कौन से फीचर्स प्रोग्रामिंग सी में पाए जाते हैं, जिसके कारण उसको मिडिल लेवल के लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। दूसरा, मैंने कल आपको समझाया था कंप्यूटर हमारा जो है 0 1 जानता है। हमारी जो प्रोग्रामिंग सी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हम उसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसलेटर यूज होता है एज ए ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग सी में कौन यूज होता है, कंपाइलर, वो ट्रांसलेट करता है। तो इसके साथ साथ आज से हम अब प्रोग्रामिंग सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको प्रोग्रामिंग सी का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ और उसकी हिस्ट्री कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब से हुई, इसके बाद कौन सी प्रोग्रामिंग आई, प्रोग्रामिंग सी को किसने डेवलप किया, कब प्रोग्रामिंग सी कंप्लीट की गई, कहाँ पे प्रोग्रामिंग सी को बनाया गया, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग सी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई उसकी हिस्ट्री को देखते हैं। तो मैंने हिस्ट्री को जानने के लिए आपके सामने ये चार्ट रखा हुआ है। आपको मैंने नोट्स भी भेजे थे। नोट्स मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजा है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा कल पढ़ के आइएगा, क्योंकि यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। प्रोग्रामिंग की शुरुआत जो हुई कंप्यूटर में क्यों हुई ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो जानता है 0 1 जानता है और ह्यूमन रीडेबल नहीं है 0 1, मशीन लेवल लैंग्वेज है वो। मशीन लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है, इसलिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यूजर अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन पास करता है सिंपल इंग्लिश वर्ड में। उसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर जो भी यूज होते हैं, असेंबलर, वो उसको कन्वर्ट करके मशीन लेवल में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई मैं आपको बता दूं 1960 में एक प्रोग्रामिंग बनी जो जो सबसे पहले यूज की गई थी, ALGOL। किसने इसको बनाया था, डेवलप किसने इसको किया था, इंटरनेशनल ग्रुप ने इसको डेवलप किया था। और इसका मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मैं यहाँ चाहे तो शॉर्ट में आपको लिख भी सकता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ALG का मतलब क्या है। जिससे आपसे कोई पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप इसको बता सकते हैं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, ये आपका
सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई यहाँ से की गई 1960 से, और 1960 में इसको डेवलप किया गया। किसने इसको डेवलप किया? इंटरनेशनल ग्रुप ने डेवलप किया। इसके बाद जो शुरुआत हुई 1960 के बाद, अगली जो शुरुआत हुई इस लैंग्वेज के बाद, तो वो आपकी कौन सी बनी? 1967 में BCPL। अब BCPL क्या होती है? किसने इसको डेवलप किया BCPL को? मार्टिन रिचार्ड ने इसको डेवलप किया। BCPL का फुल फॉर्म क्या है? कौन सी लैंग्वेज है? BCPL का फुल फॉर्म बेसिक कंबाइंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल फॉर्म, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये BCPL का फुल फॉर्म हुआ। ये कब डेवलप की गई? जैसा कि यहाँ पे आपको मालूम है, इसको किसने डेवलप किया? मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया, और 1967 में इसको डेवलप किया गया। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत 1960 से हुई, इसके बाद 1967 में BCPL को डेवलप किया गया, और 1967 के बाद BCPL को ही इसका नाम कन्वर्ट करके क्या इन्वर्ट कर दिया गया? इसके नाम को बदल दिया गया, और इसका नाम क्या दे दिया गया? प्रोग्रामिंग बी। और इसको किसने निर्धारित किया? केन थॉमसन ने। इसको कब निर्धारित किया? 1970 में। 1970 में BCPL लैंग्वेज को, मतलब उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करके, कुछ फीचर्स जोड़ करके, और उसका एक नया नाम निर्धारित किया गया। उसका नाम था बी, प्रोग्रामिंग बी। और किसने निर्धारित किया? केन थॉमसन। ओके, इसके बाद डेनिस रिच ने प्रोग्रामिंग बी को चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया? प्रोग्रामिंग सी। ओके, और ये कब किया? 1972 में। यानी कि यदि अब आपसे कोई पूछता है प्रोग्रामिंग सी कब डेवलप हुई, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सी को 1972 में डेवलप किया गया। और किसने डेवलप किया? डेनिस रिच ने किया। प्रोग्रामिंग सी से पहले कौन सी प्रोग्रामिंग थी? ये भी आप बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सी से पहले कौन सी थी? बी प्रोग्रामिंग थी, जिसको किसने बनाया था? केन थॉमसन ने बनाया था। और कब बनी थी? 1970 को। उसके पहले कौन सी थी? BCPL। ये किसने बनाया था? मार्टिन रिचार्ड ने बनाया था। कब बनी थी? 1967। ऐसे आप इसकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद फिर 1978 में 78 में K&RC, इसका नाम दिया गया K&RC। किसने दिया? क्रेनघम एंड डेनिस रिच दोनों ने मिलकर बनाया, इसलिए इसका फर्स्ट नेम क्या ले लिया गया? K, और इसका फर्स्ट यानी कि पहला लेटर क्या ले लिया गया? R, और उसका नाम दिया गया K&RC। ओके, नेक्स्ट आगे ऐसे ही फिर 1989 में इसको ANSIC के नाम से जाना गया। ANSIC क्या होता है? एक स्टैंडर्ड कमेटी है जो इसको अडॉप्ट कर लिया सी को, और उसने अपना स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कर दिया। यानी कि ये बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कहाँ की कमेटी है? अमेरिका की है। इसका फुल फॉर्म यदि आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ANSI का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिकन नेशनल
अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। किसका हुआ है? ANSI, ए से अमेरिकन, N से नेशनल और S से स्टैंडर्ड और I से इंस्टीट्यूट। ओके, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये क्या है? आपका एक कमेटी है अमेरिका की, उसने इसको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया और सी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई जिसका सबसे ज्यादा यूज होने लगा। ओके, इसके बाद फिर 1990 में इसको फिर रिवाइज किया गया और इसको ISO सर्टिफिकेट भी मिल गया। यानी कि ISO जो कमेटी होती है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मालूम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ISO, उसने भी सी को क्या प्रोवाइड कर दिया? अपना स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया। तो ISO को फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको क्या प्रोवाइड किया? उस सी को स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया जिससे सी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद इन दोनों से इसको सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी। और ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं, क्योंकि यदि आप प्रोग्रामिंग सी अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएंगी और आसानी के साथ उनको सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। ओके, फिर इसको रिवाइज किया गया, इसके स्टैंडर्ड को फिर रिवाइज किया गया और 1999 में इसको C99 यानी कि 99 के नाम से जाना गया और एक स्टैंडर्ड कमेटी ने इसको फिर से रिवाइज किया। फिर इसके साथ साथ करंट में भी मैं आपको बता दूं 2011 में भी C11 एक इसका अगला वर्जन जो जनरेट किया गया C11 है। इसको कहां से? स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा इसको फिर से रिवाइज किया गया। तो इस प्रकार से मैंने सी की एक हिस्ट्री बताई, सी के बाद कौन कौन सी सी आई, यहाँ पे C11 तक आ चुकी है, 2011 तक इसको स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा इम्प्रूव किया जा चुका है और इसके पहले कौन सी लैंग्वेज थी ये भी मैंने आपको हिस्ट्री के रूप में बताया। लेकिन अब बात ये करते हैं कि यदि आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सी को किसने बनाया, कब बनी, कहाँ पे बनी, तो इसके लिए आपको क्या आंसर देना है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। शॉर्ट में मैंने रखा है, तो आपको नोट्स में भी ये भेजा था। आपसे यदि कोई ये पूछता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप की गई, किसने डेवलप किया, कहाँ पे डेवलप किया, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है इसको और इंग्लिश में भी लिखा है। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? डेनिस रिच ने डेवलप किया है। आपको ये ध्यान रखना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? डेनिस रिच ने डेवलप किया। एट कहाँ डेवलप किया? एट टी बेल लेबोरेटरीज, एट टी बेल लेबोरेटरीज ये लिखा है। ये आपको ध्यान देना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिच ने एट एंड टी बेल लेबोरेटरीज इन 1972 1972 में
डेवलप किया है। और ये I-20 बेल लेबोरेटरीज कहाँ पर है? दिस बेल लेबोरेटरीज USA इज लोकेटेड, कहाँ? USA में लोकेटेड है। ये I-20 बेल लेबोरेटरीज कहाँ पर है? USA में है। और इसको जो सबसे पहले बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी कि इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो प्रोग्रामिंग यूज की गई थी वो क्या यूज की गई थी? प्रोग्रामिंग सी यूज की गई थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा मैंने आपको समझाया था, जिस प्रकार से विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस प्रकार से लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से यूनिक्स भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सीधा सा इतना सेंटेंस जरूर आपको ध्यान रखना है। C programming language was developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972 to design the Unix operating system. This Bell Laboratories USA is located. ये लेबोरेटरीज कहाँ पर है? USA में लोकेटेड है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताया। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग सी को हाई लेवल और मिडिल लेवल क्यों कहा जाता है। प्रोग्रामिंग सी पूरी तरह से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो मैं आपको क्लियर करूं, लेकिन इसको कुछ लोग मिडिल लेवल भी कहते हैं। इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, मैं इसको बताने के लिए और समझाने के लिए इसके फीचर्स और इसके यूजेस आपको बता रहा हूँ। क्या यूजेस हैं? मैंने आपको कुछ भेजा भी था नोट्स में, यदि आपने पढ़ा होगा, ये नोट्स मैंने भेजा था, यहाँ पे सी का यूज भेजा हुआ था। क्या यूज है? यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो अवश्य आपको समझ में आया होगा। इसको आप रीड करें, पढ़ें, तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे आपको देखिए ये समझा रहा हूँ, इसका क्या यूजेस है आपको। ये देखिए, आप थोड़ा सा इसको यदि समझेंगे तो मैं सी का यूजेस आपको बता रहा हूँ, और ये भी साथ में बता रहा हूँ इसको हाई लेवल और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। ओके, आइए इसको थोड़ी से हम रीड करते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसका क्या यूजेस है। आपको इतने पॉइंट समझना है। व्हाई टू यूज सी, सी का क्या यूज है ये हमको समझना है। सी लैंग्वेज के जो यूजेस हैं वो क्या है, कहाँ कहाँ सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा जो सी लैंग्वेज का यूज है, सबसे ज्यादा जो यूज है, सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज के माध्यम से क्या बनाए जा सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम के बाद सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर से फिर क्या बनता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। और फर्स्ट टाइम जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाई गई थी। ये हमने किसमें देखा? अभी हिस्ट्री में देखा। इसके साथ साथ लैंग्वेज कंपाइलर भी बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या यूज किए जा सकते हैं? लैंग्वेज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होते हैं? मैंने कल बताया था आपको कल की क्लास में कि कंपाइलर जो होता है, कंप्यूटर हमारा समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि 0-1, और हम जानते हैं इंग्लिश, तो हम प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखते हैं। कंपाइलर जो होता है एज ए ट्रांसलेटर होता है, हमारे इंग्लिश को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इसके बाद कंप्यूटर जब हमको रिजल्ट देता है तो मशीन लेवल में देता है, तो कंपाइलर उस मशीन लेवल रिजल्ट को गेट करके उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में हमारे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हमको क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट को प्रोवाइड करता है। ओके, इसके साथ साथ असेंबलर, इसमें असेंबलर भी यूज किए जा सकते हैं। यहीं पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कल आपकी प्रोग्रामिंग कैटेगरी बताई थी, लो लेवल, जिसके अंदर मशीन लेवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया था, और एक मैंने असेंबली लैंग्वेज बताया हुआ था।
तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों फीचर्स यूज किए जाते हैं। क्या हम असेंबलर भी इसमें बना सकते हैं और कंपाइलर भी, यानी कि इसका यूज कंपाइलर में भी किया जाता है और असेंबलर में, जबकि असेंबलर लो लेवल है और कंपाइलर आपका हाई लेवल है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल के फीचर्स यूज होते हैं और साथ में किसके फीचर्स यूज होते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स भी यूज होते हैं। इसमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, हाई लेवल और लो लेवल के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। साथ में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही। अब बात करते हैं कौन से फीचर। हाई लेवल के तो बहुत सारे फीचर्स सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। पहला तो कंपाइलर ही है कि कंपाइलर यूज होता है हाई लेवल में। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज मानी जाती है। थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में आपका मशीन लेवल आता है। सेकंड जनरेशन मैंने आपको भेजा है, सेकंड जनरेशन में आपका असेंबलर आ जाता है। थर्ड जनरेशन से हाई लेवल चालू हो जाता है। तो हाई लेवल के जो इसमें मेन फीचर्स पाए जाते हैं वो मॉड्यूल पाए जाते हैं। प्रोग्राम को हम मॉड्यूल में डिजाइन कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे जब प्रोग्रामिंग की हमको पता चलेगा मॉड्यूल्स क्या होते हैं। साथ में रीयूजेबिलिटी पाई जाती है। एक बार प्रोग्राम को बनाने के बाद हम कई बार उसको यूज कर सकते हैं। और लो लेवल की यदि मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग सी में लो लेवल का कौन सा फीचर पाया जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग सी को जो मिडिल लेवल कहा जाता है, उसमें लो लेवल के भी फीचर्स पाए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग सी का ऐसा कौन सा फीचर्स है जो लो लेवल को इंडिकेट करता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग सी में जो लो लेवल का फीचर्स है वो है पॉइंटर। पॉइंटर जो है डायरेक्ट मेमोरी को इंटरेक्ट करता है और ये लो लेवल का फीचर्स होता है। प्रोग्रामिंग सी में क्या पाया जाता है? पॉइंटर। हम सीखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है प्रोग्रामिंग सी के, और इसी फीचर्स के कारण प्रोग्रामिंग सी को मिडिल लेवल की लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके माध्यम से टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, वर्डपैड वो भी यूज किए जा सकते हैं। और भी नेटवर्क ड्राइवर, मॉडर्न प्रोग्राम, डेटाबेस से लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यूटिलिटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स में डेवलप किए जा सकते हैं। ये आपको देख लेना है और इनको पढ़ लेना है। मैंने इसका नोट्स भी भेजा था। इसके साथ साथ इसमें एम्बेडेड सिस्टम भी यूज किए जा सकते हैं। इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग का भी यूज किया जाता है। आज जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी प्रोग्रामिंग सी के माध्यम से यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का भी यूज किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेस रिसर्च, इमेज, ये सारा। और इसके साथ साथ गेम प्रोग्रामिंग भी इसमें यूज की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें, गेम प्रोग्रामिंग को भी हम इसमें सी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गेम को भी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सी के यूजेस हैं। तो आपको ये मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड किया है। आपको पढ़ना है, जितना बोलता जाऊं उतना आपको कंप्लीट करते चलना है। आगे मैं आपको समझाता चलूंगा। आज मैंने हिस्ट्री बताई प्रोग्रामिंग सी की, कल से हम प्रोग्रामिंग सी स्टार्ट करेंगे। आपको जो मैंने नोट्स दिया उसमें हिस्ट्री पढ़ लेना है, इसके यूजेस पढ़ लेना है, और जो मैंने समझाया कि प्रोग्रामिंग सी को किसने डेवलप किया, कहाँ पे डेवलप की गई, वो पॉइंट आपको याद रखना है। क्योंकि बीच बीच में मैं गूगल मीट पे क्लास लेकर के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा। सी को कहाँ डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया गया, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ अब नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोग्रामिंग सी की स्टार्टिंग होगी। आप इसको जरूर देखें, एक बार पढ़ें। यदि आप इसको पढ़ेंगे तभी अगली क्लास आपको समझ में आएगी। कल से हम सी की शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करना है। ओके, थैंक्स।